News 18 India। इस वक्त पश्चिम बंगाल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई। ममता सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दरअसल अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली मामले में रिपोर्ट सौंपी। आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा गया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से अब ऐसे सच सामने आने लगे हैं जिसकी वजह से ममता सरकार पर गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक होने लगी है। अरे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे। मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है। यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती। मंगल के लिए शर्मनाक बात है। हमने राष्ट्रपति मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज़ लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपारिश कर सकता है। संदेश खाली के घर घर में पसर गया है ये डर। सरकार का, सिस्टम का, पुलिस का, शाहजहां शेख के गुंडों का। किसी को इजाजत नहीं है इन डरे हुए लोगों से मिलने की। पूरा देश के सामने संदेश खाली का जो विषय है वो विषय को लेके हम जाएंगे और संदेश खाली पक्का हम लोग जाएंगे। हम लोग कोर्ट में जाएंगे, परमिशन लेंगे और उसके लिए जो जो करना है हम पूरा करेंगे। हमें विक्टिम बहनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम शांति के साथ अंदर जाकर बात करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद रोका जा रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किन नियमों के कारण हमको रोका जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को ये डर है कि अगर हम वहाँ जाएंगे और विक्टिम बहनों के से बात करेंगे तो उनकी पोल जनता के सामने आ जाएगी। संदेश खाली में क्या चल रहा है, तो इसकी सबसे ताजा रिपोर्ट यह है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिला है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये सच पर्दे में है। परसों सुकांतो मजुमदार, कल शुवेंदु अधिकारी तो आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। संदेश खाली जाने के पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया और ये टीम सीधे वहां से लौटी तो इस राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और गंभीर आरोप लगाए। बाहर निकल करके इस टीम ने ये कहा कि हम संदेश खाली जरूर जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संदेश खाली की पूरी क्रोनोलॉजी आपको दिखाएंगे। संदेश खाली का सच आखिर है क्या? सवाल ये भी उठता है कि संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा था, क्या इतने लंबे समय से पुलिस प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? इस मामले में भले ही शेख शाहजहां के एक गुर्गे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो भी तब जब टीएमसी ने उसे पार्टी से निकाल दिया। अब सवाल ये है कि आखिर शेख शाहजहां को ये संरक्षण दे कौन रहा है? चाहे फिर सुकांतो मजुमदार हो, शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, किसी को भी पुलिस ने वहां जाने नहीं दिया गया है। विरोधी दल ये सवाल उठा रहा है कि आखिर संदेश खाली में ऐसा क्या है जिसे छुपाने के लिए सरकार उन्हें वहां पहुंचने नहीं दे रही है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को सुनिए, जो निकले तो थे संदेश खाली के लिए, लेकिन पहुंच नहीं सके संदेश खाली। रामपुर से पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च करते हुए जाने के दौरान अधीर रंजन चौधरी को रोक दिया गया। सरकार की बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे है। क्यों नहीं दी जा रही पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेताओं को संदेश खाली जाने की परमिशन? ऐसा क्या हुआ है संदेश खाली में जिसका सच सामने आते ही ममता बनर्जी की सरकार एक्सपोज हो जाएगी? संदेश खाली की उन महिलाओं के साथ क्या हुआ है जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख कहां है? संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को मांगकर पिछले एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 फरवरी को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पीड़ितों से मिलने गए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हुई। इसके बाद संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों के 500 मीटर के दायरे में 19 फरवरी तक धारा 144 लागू है। सरकार के पास कानून की धारा है, तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 19 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों की कमेटी का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी कमेटी की संयोजक है। केंद्रीय मंत्री भौमिक और 4 बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल सदस्य हैं। ये लोग संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से बात करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। नहीं फैलाने जा रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर या महिलाएं क्या दंगा फैलाएंगी? लेकिन ममता दीदी का अत्याचार, शाहजहां शेख का ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको वो प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो जानती हैं कि हम जाएंगे तो एक्सपोज होंगी वो बेटियां चिल्ला। इस बीच संदेश खाली मामले से आहत बंगाल के अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति से सिफारिश की है। मैडम को जो रिपोर्ट दिया है उसमें ये चीज़ लिखा है कि मैडम अभी आराम से जो कानून में है, आराम से आप राष्ट्रपति शासन के लिए सुपारिश कर सकता है, क्योंकि बंगाल का हालत अभी इतना खराब है। विशेष रूप से जो शोषित वंचित श्रेणी का लोग होता है, इनको सेव करने के लिए सरकार को अलग दृष्टि से देखना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी 19 फरवरी को संदेश खाली का दौरा कर सकती हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी करेंगी। संदेश खाली में सब कुछ अचानक नहीं हुआ। मामला खुलना वहां से शुरू हुआ जब शेख शाहजहां के घर पर ईडी की टीम गई थी और उसके ऊपर शेख शाहजहां के गुर्गों ने हमला बोल दिया था। 3 ईडी के अधिकारी बुरी तरह घायल हुए थे। साथ ही साथ उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं का ये जो आरोप है वो विस्फोट बन करके बाहर आया और अब पुलिस पर यह सवाल उठ रहा है कि शेख शाहजहां को आखिर कहां कौन छुपा रहा है और क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, बहुत गलत, ये सरकार डर गई है कि इसका पोल न खुले। ममता बनर्जी एक महिला है और महिला होकर जिस तरह से महिला उत्पीड़न को, महिला अत्याचार को वो आंखों देख रही है, तो इसीलिए पोल न खुले वो चाहती है। ज्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। I understand, but you are with the women. You are playing such kind of games. I mean, it's unbelievable. चलिए, politics is a different thing. हम political लड़ाई करेंगे, political बातें करेंगे. This is beyond politics. I think you all have the responsibility to see that इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में घटी घटना की गूंज कोलकाता टू दिल्ली सुनाई दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने महिलाओं के उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब तक एक्शन क्या लिया, किसी को इसकी डिटेल जानकारी नहीं है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की आंखों में आंसू है और जुबान पर सवाल कि कब मिलेगा इंसाफ।
संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में ममता बनर्जी की सरकार इस तरह एक्सपोज हो गई है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं, वो ईडी की छापेमारी के बाद से फरार है। करीब 1 महीने पहले 5 जनवरी को ईडी ने राशन घोटाले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद से शाहजहां फरार है और अब तक पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं से बात करना तो दूर, उल्टे तुष्टीकरण की सियासी सवारी कर शाहजहां शेख के बचाव में जुटी दिख रही हैं। কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি। 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে आदिवासी माइनॉरिटीजের মধ্যে झगड़ा লাগিয়ে দিল। संदेश खाली में जो हुआ उसकी जानकारी महिलाओं ने खुद सामने आकर दी, जिसकी रिपोर्ट हमने भी आपको दिखाई। लेकिन इसके बाद भी इस मामले पर प्रशासनिक एक्शन कम और सियासी एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में ये कहा कि संदेश खाली तो आरएसएस का बंकर बन गया है, तो वहीं इसे लेकर अब पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर वो इलाका इतना संवेदनशील था तो पुलिस ने ज्यादा एहतियात क्यों नहीं बरता। साथ ही साथ सवाल ये भी पुलिस की भूमिका पर उठ रहा है कि मामले का जो मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, जो कि ईडी की टीम पर हमला करने का भी मास्टरमाइंड बताया जाता है, वो आखिर कहां छुपा है। संदेश खाली में कैसे हुआ संग्राम? 5 जनवरी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार हो गया। करीब 1 महीने बाद यानी 7 फरवरी को टीएमसी ने इलाके में रैली की। महिलाएं सड़क पर उतरी। 3 दिन तक महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। शाहजहां शेख के साथियों की संपत्ति में तोड़फोड़ की गई। 2 दिन बाद 9 फरवरी की रात पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी। 12 फरवरी को राज्यपाल इलाके के लोगों से मिले। 13 फरवरी को टीएमसी प्रतिनिधिमंडल लोगों से मिला। इसी दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने धारा 144 हटाने को कहा। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली पर याचिका दायर हुई और इसी दिन 15 फरवरी को लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी का एक्शन हुआ। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एसटीएफ ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 टाइमर बम बरामद हुए। मुजफ्फरनगर दंगों से भी युवकों के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र में एनआईए को मिली, जहां पर 6 महीने के अंदर आईसिस का दूसरा मॉड्यूल पकड़ा गया। सीरिया में बैठकर महाराष्ट्र में धमाके करने की साजिश की जा रही है। बगदादी तो मर गया, लेकिन उसके शागिर्द सीरिया के अंदर से पूरे देश में अशांति फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बगदादी के शागिर्द सीरिया के तमाम शहरों से महाराष्ट्र के अंदर मौजूद जिहादी सोच के कट्टरपंथियों को अपने साथ लेकर आतंकी हमले करने के फिराक में है। महाराष्ट्र को आईएसआईएस का बेस बनाने की पुरजोर कोशिश चली जा रही है। सिर्फ 6 महीने के अंदर एनआईए ने महाराष्ट्र के अंदर आईएसआईएस के 2 आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया है और बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। ताजा गिरफ्तारी आईएसआईएस की कठपुतली माने जाने वाले जोहेब खान की हुई है। ये शख्स न सिर्फ सीरिया में बगदादी के शागिर्दों के संपर्क में था, बल्कि आतंकवादियों की भर्ती भी कर रहा था, साथ ही साथ उनके लिए फंडिंग भी कर रहा था। यानी अगर देखा जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर आईएसआईएस के 2 आतंकवादी मॉड्यूल एक्टिव हैं। पहला आईएसआईएस का पुणे मॉड्यूल और दूसरा आईएसआईएस का संभाजीनगर मॉड्यूल।
आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल की जानकारी एनआईए को 2023 के जुलाई महीने में ही लग गई थी, जबकि नया मॉड्यूल आईएसआईएस ने फरवरी महीने में तलाशा है और इसमें एक बड़ी गिरफ्तारी भी हो गई है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से जिस आईएसआईएस के आतंकी को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वो देश में कई जगह बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने कुछ अहम जगह की रेकी भी की थी। इन जगहों पर हमले करने के लिए साजिश रचने का आरोपी मोहम्मद जोहेब महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों से भी भर्ती कर रहा था। आरोपी मोहम्मद जोहेब सीधे सीरिया में बैठे लोगों के साथ संपर्क में था। एनआईए ने उसके घर पर छापेमारी में जिहाद से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। एनआईए इस पूरे मामले में आरोपी मोहम्मद जोहेब खान से ये भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार वो दूसरे राज्यों में किन किन लोगों के साथ संपर्क में था। एनआईए दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जोहेब को एनआईए कोर्ट ने 1 मार्च की हिरासत में भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। सवाल ये उठता है, आखिर ये गिरफ्तारी हुई कैसे? मोहम्मद जोहेब एक ग्राफिक्स डिजाइनर था और छत्रपति संभाजीनगर में ही रह रहा था। सोशल मीडिया से जोहेब आईएसआईएस के संपर्क में आया था। सोशल मीडिया से ही जोहेब के अंदर आतंकी सोच का जहर भरा था। आईएसआईएस से ऑनलाइन जुड़कर ही जोहेब कट्टरपंथी बन गया था। एनआईए ने जोहेब का लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया है और जांच भी तेज कर दी है। दरअसल एनआईए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निगाह रखती है। एनआईए लगातार उन लोगों पर निगरानी करती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सीरिया के शहरों के संपर्क में हैं। दावा यह किया गया कि जोहेब टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए लगातार आईएसआईएस के संपर्क में था। महाराष्ट्र में आईएसआईएस का दूसरा मॉड्यूल पुणे में मिला। ये भी काफी बड़ा नेटवर्क माना जा रहा है। साल 2023 में 18 जुलाई को पुणे में 2 व्हीलर चुराने के मामले में पुणे पुलिस ने शाहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए उनके ठिकाने पर ले जा रही थी, तभी शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया था। मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की और इस पूछताछ में जांच एजेंसियों को पता चला कि दोनों सोफा टेररिस्ट गैंग का हिस्सा हैं। अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार में विस्फोटक मिलने के मामले में वहां की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। ये सोफा मॉडल क्या है, इसको समझना भी जरूरी है। 220 वर्ग किलोमीटर में फैला अल सूफा दक्षिण सीरिया का पहाड़ी इलाका है। सिविल वॉर के दौरान यही आईएसआईएस का आखिरी गढ़ था। इसी जगह के नाम पर आईएसआईएस का अल सूफा मॉड्यूल चर्चित हो गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुणे से गिरफ्तार हुए सभी आतंकियों के बाद जांच एजेंसियों ने इसका नाम पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल रखा था, जिसमें अभी भी 3 आतंकवादी मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, जिसमें पुणे का तला खान, दिल्ली का रिजवान अली और अब्दुल शेख हैं। पुणे के इस मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई दिसंबर 2023 में हुई थी। एनआईए ने दिसंबर 2023 सुबह देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल 44 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापेमारी के बाद एजेंसी ने महाराष्ट्र से 15 लोगों को अरेस्ट किया था। ये लोग आतंकी संगठन आईसिस से जुड़े हैं, जिसका सरगना साकिब नाचान माना जाता है। एनआईए ने महाराष्ट्र के 43 और कर्नाटक के 1 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। सबसे ज्यादा ठाणे रूरल में 31 जगहों, पुणे में 2, ठाणे सिटी में 9, भयंदर में 1 और कर्नाटक में 1 जगह पर रेड की गई थी। इन गिरफ्तारियों में सबसे बड़ा नाम साकिब अब्दुल नाचन का था, जो भारत में आईएसआईएस का सबसे बड़ा आतंकी था। ये मान लीजिए कि वो भारत में आईएसआईएस का अबू बकर अल बगदादी था और नाचन का ख्वाब पूरे के पूरे आईएसआईएस को अपने इशारों पर नचाने का था। हिरासत में उसने सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी बातें बताई कि अपने बाप के साथ गद्दारी कर दी और 2 दिन पहले वो एनआईए की गिरफ्त में आ गया। साकिब अब्दुल नाचन के दिमाग में चल रही साजिश से सुरक्षा एजेंसियां वाकिफ थीं, इसलिए काफी वक्त से वह एनआईए के रडार पर था। दिन रात उठते बैठते, सोते जागते लगातार एनआईए के अधिकारी उस पर नजर बनाए हुए थे। साकिब अब्दुल नाचन इतना खतरनाक आदमी था कि एनआईए ने चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। एनआईए के 180, पुलिस के 150 और महाराष्ट्र एटीएस के 80 अधिकारियों समेत कुल 410 लोगों की टीम ने नाचन के घर पर छापा मारा था और उसे गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्त में आने के बाद नाचन ने ऐसे राज उगले कि एक पल के लिए अधिकारी भी हिल गए। पता चला कि नाचन पड़गा गांव के जिस बोरीवली इलाके में रहता था, उसने उसे अल शाम नाम दिया हुआ था। अल शाम अरबी शब्द है जिसका मतलब है सीरिया। यानी जैसे अबू बकर अल बगदादी ने पश्चिम एशिया के देश सीरिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेकर आतंक फैलाया हुआ था, उसी तरह नाचन ठाणे के पड़गा गांव के छोटे से बोरीवली इलाके को अपना सीरिया बताता था। मगर साकिब नाचन की कहानी कोई नई कहानी नहीं है। वो 2003 के मुलुंड बम धमाके का दोषी है, जो 10 साल की सजा काटने के बाद 2017 में जेल से बाहर आया था, मगर आतंक की दुनिया से उसके कदम कभी बाहर नहीं निकले। 10 साल जेल में सड़ने के बाद वो और खौफनाक हो गया और उस आईसिस से जुड़ गया। तभी से सुरक्षा एजेंसियां नाचन के खिलाफ सबूतों की तलाश में थी और जब सबूत मिले तो नाचन और उसके परिवार के 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जोहेब की गिरफ्तारी बगदादी के शागिर्दों पर एक्शन की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है।